आज का द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है कि वाई द सेंट्रल बैंक ऑप्टेड फॉर स्टेटस क्यू ऑन रेपो रेट। सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। स्टेटस क्यू का मतलब हुआ कि ना तो हमने ब्याज दर बढ़ाया है ना तो हमने कम करा है। रेपो रेट क्या होता है इसको समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। एक है आरबीआई और फिर आते हैं बैंक्स, और बैंक्स के आगे आती है पब्लिक, जनता जो हमें। आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन देता है और आगे वही लोन के पैसे से जनता को लोन मिलता है। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देता है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, इसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अगर आरबीआई 8% पे लोन देगा बैंक को तो बैंक हमको 10% पे लोन देगा। अगर आरबीआई बैंक को 10% पे लोन देगा तो हमको लोन 12% पे पड़ेगा। और अगर आरबीआई 6% पे लोन देगा तो हमको लोन 8% पे पड़ेगा। और ऐसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अगर लोन 12% हो जाएगा तो लोग होम लोन कार लोन नहीं लेंगे। अगर लोन सस्ता हो जाएगा तो लोग होम लोन कार लोन लेंगे। तो ये है आपका रेपो रेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे इस आर्टिकल में क्या है वो समझ लेते हैं। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अप्रोच करा है। वो कह रहे हैं कि हमने न्यूट्रल स्टैंस ले रखा है विथ 5.25 रेपो रेट। ठीक है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो अभी वॉचफुल हैं और विजिलेंट है अबाउट इन्फ्लेशन गेटिंग जनरलाइज। क्यों? कई चीज़ें चल रही हैं। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अलावा एल नीनो कंडीशन है। उसके अलावा वो ये भी देख रहे हैं कि जो फेडरल है वो क्या करेगा। अगर वो हॉकिश डिसीजन को अवॉइड कर देगा तो जो एमपीसी है उसके लिए थोड़ा सा सब हेल्प हो जाएगी कि ग्रोथ के लिए वो फिर रेपो रेट को कम कर देगा और लोगों को लोन सस्ता मिलेगा। अब ये हॉकिश क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर हॉकिश डिसीजन वो होता है कि एफ जो वहाँ का फेडरल है उन्होंने रेट्स को हाई कर दिया। अगर वो रेट्स को हाई कर देंगे तो डॉलर अट्रैक्टिव हो जाएगा और जो आपका एफ टी आई और एफ पी आई और एफ आई आईज हैं वो सब वहाँ चले जाएंगे और हमारा जो रुपये है वो डिप्रिशिएट कर जाएगा। तो हमको फिर यहाँ चीज़ें महंगी हो जाएंगी और फिर हमको रेपो रेट कम करने की जगह बढ़ाना पड़ेगा और इकोनॉमी स्लो हो सकती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारा जो नियर टर्म ये जो फूड इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रह जाए और जो फेडरल है यूएस का वो हॉकिश डिसीजन को अवॉइड कर देगा तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है जो हमको समझनी है वो ये है कि यहाँ पे एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात की गई है और एक बात की गई है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि पहले आपके पास थे 100 आईफोन और ख़रीदने वाले भी 80 थे। अब आपके पास है 100 आईफोन और आपके पास ख़रीदने वाले 180 हो गए हैं। तो इससे क्या हुई? डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो आईफोन आपको मान लेते हैं जस्ट फॉर सेक आपको 1 लाख का मिल रहा था अब वो 2 लाख का मिलने लग जाएगा। ऐसे में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। दूसरा आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब आता है जब सप्लाई साइड में ही महंगाई बढ़ गई हो। जैसे आपका ऑयल महंगा हो गया है, अगर ऑयल महंगा हो जाएगा तो आप देख रहे हैं ना कि गैस के प्राइजेस वगैरह सब महंगे हो गए हैं तो सब महंगा हो जाता है। तो इसको आप कहते हैं कि सप्लाई साइड में ही प्रॉब्लम है और वहाँ पे महंगाई आ गई है तो यहाँ भी महंगाई आ गई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको रेपो रेट्स देखने पड़ेंगे। तो ये आर्टिकल में यही काम की बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।